साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, दान करना बड़े जिगरे वाली बात होती है। जिसका दिल दरिया होता है ना, वही अपनी जमीन जायदाद दान कर देता है। ये जो दान है ना दोस्तों, मुस्लिम सोसाइटी में दरअसल उसे ही वक्फ कहा जाता है। और वक्फ की जायदाद में दोस्तों सिर्फ जमीन ही नहीं होती, भवन, इमारत और जो धार्मिक स्थल है, कब्रिस्तान कह लीजिए, दरगाहें कह लीजिए, मदरसे कह लीजिए, मस्जिद कह लीजिए, यह भी वक्फ की जायदाद होती है। जैसे मान लीजिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, एक न्यास बोर्ड होता है, मंदिर न्यास बोर्ड, वो उनका संचालन करता है। और कई जगह के ऐसे न्यास है जिसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। वैसे ही मुस्लिम सोसाइटी की जमीन जायदाद जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, उनके सुचारू संचालन और देखरेख के लिए सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया। यह जरूर है कि उसमें तरमीम की, संशोधन की गुंजाइश है और जरह का संशोधन होते रहे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि जब संशोधन की बात आई तो हाय तौबा समझ गया। दो तीन तो बड़े अहम मुद्दे दरअसल दोस्तों, आपको सीधे सीधे बता दूं, आगे फिर जो डिबेट है उस तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन पहले दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो खटाखट फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सेकंड भर का हमें ब्रेक लेने दीजिए। फिर मिलते हैं। जी साथियों, अब बताता हूं। मान लीजिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्या उसमें जो सिख हैं, गैर सिख, क्या उनको परमिशन मिलती है उसका सदस्य बनने की? या कोई मठ या मंदिर का न्यास है, ट्रस्ट है, क्या उसमें कोई गैर हिंदू सदस्य हो सकता है? उसकी निगरानी की कमेटी उसमें रह सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, नहीं रह सकता। उसकी अपनी परंपरा है, उसकी अपनी शुचिता है, उसकी अपनी पवित्रता है, उसके एक अपने परंपरागत धार्मिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनकी अपनी नैतिकता है। ऐसे ही साथियों वक्फ बोर्ड के साथ, क्योंकि वहां दरगाहें, मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे ये सब शामिल भी होते हैं। तो फिर यहां गैर मुस्लिम क्यों एंट्री करें? इतराज या आपत्ति का प्रमुख कारण जो है ये बताया जाता है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। साथियों एक सवाल आपसे करता हूं, कि आप कभी कश्मीर गए जमीन खरीदने के लिए? कितनी जमीन आपने खरीदी कश्मीर में? जबकि एक दौर था जब हल्ला तक 370 हट जाएगा तो हम भी जमीन वहां खरीदेंगे। नहीं लगता है कि किसी ने खरीदी? हां, खरीदी है। उन धन्ना सेठों ने खरीदी है जो सरकार के बड़ा प्रिय पात्रों में से। वो अपना बिजनेसमैन है, कारोबारी है, उनको जरूरत थी। जैसे वो चाहते हैं कि सारंडा में कब्जा हो जाए, हसदेव पर हमारा कब्जा हो जाए छत्तीसगढ़ में। तो दरअसल कहा जाता है कि वक्फ के पास बहुत जमीनें हैं, तो उस पर बड़े धन्ना सेठ जो हैं अपना कारोबार खड़ा करना चाहते हैं। एक बड़े धन्ना सेठ के बारे में तो कहा जाता है कि उनका घर तक है वक्फ की जमीन पर है। आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि वो यतीम खाना था, अनाथालय था, खोजा मुसलमानों का, अटालिकाएं खड़ी हो गई वहां पर। तो ऐसे कई मामले। और एक और ध्यान में मैं साफ कर दूं, फिर आपको डिबेट की तरफ ले चलूंगा दोस्तों। वो एक बार पर एक अफवाहें फैलाई जा रही है कि किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड जो कह देता है ये हमारी जमीन है तो विवाद हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। दरअसल वक्फ की इतनी जमीनें हैं कि कई के कागजात सही नहीं है। शुरुआत में कई लोग, ये बात बिल्कुल सही कि बोर्ड में कई गलत लोग आ गए, और यह भी सही है कि उन्होंने अपने खरीद फरोख्त किया अपने फायदे के लिए, गलत 2 नंबर के कागज भी बनाए, यह भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन ईमानदार लोग भी हैं और हर जमीन को वक्फ बोर्ड हथियाता नहीं। दरअसल उस जमीन को हथियाने की कोशिश करता है या केस करता है या कचहरी जाता है या थाना जाता है। जो वक्फ की जमीन तो होती है, कब्जा कोई और कर लेता है। तो मजबूरी है, भैया आपका घर है, आपके परदादा ने आपको घर दिया,
और आप शहर छोड़कर कहीं और चले गए, वहां से लौटे, आपको पता लगे आपके परदादा की जमीन थी, तो क्या आप केस नहीं करेंगे? पता लगा नहीं, वो तो किसी और ने कब्जा कर लिया। तो ये बातें हैं। तो चलिए साथियों, आपको डिबेट की तरफ ले चलता हूं। और डिबेट में एक बड़ा चर्चित मुस्लिम पर्सनैलिटीज है, कासिम रसूल इलियास साहब, पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, और उनसे बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई के सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सलीम खान साहब। तो आप बातचीत सुनिए और राय जरूर दीजिएगा, निष्पक्ष होकर राय दीजिएगा। दोस्तों, आज पूरा देश वक्फ बिल को लेकर के जो है वो चर्चा कर रहा है, और इसके लिए सरकार ने एक जेपीसी बनाई है, और जेपीसी ने आवाम को, जनता को और मुस्लिम संस्थानों को भी आकर के अपना स्टैंड रखने का आग्रह किया है। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता श्री डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी हाल में जो मीटिंग हुई है, जेपीसी ने जो बुलाया था, तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसमें पार्टिसिपेट किया या नहीं किया? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेयरमैन से मुलाकात की और चेयरमैन के सामने एक दस्तावेज, एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें हमारे जो ऑब्जेक्शंस हैं इस बिल पर, जो बिल पेश किया जा रहा है, वो उनके सामने रखे। लेकिन ये मुलाकात जो हमारी हुई है, ये मुलाकात अभी वो मुलाकात नहीं है जो हम असल में करना चाहते हैं, इसलिए कि हमने उनसे पूरे वफद के से और पूरी कमेटी से मुलाकात मांगी है। तो वो वक्त वो देंगे तो हम जाएंगे। देखिए, हमारा पहला ऑब्जेक्शन ये है कि ये काम जो अब जेपीसी कर रही है, ये काम सरकार को बिल लाने से पहले करना चाहिए। बिल जब भी लाया जाता है पार्लियामेंट में, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। लेकिन जाहिर है कि अब दबाव पड़ा सरकार पे, तो वो जेपीसी के हवाले किया गया। लेकिन इसमें भी जो एक बदनीयती सामने आ रही है, सरकार की गलत नीयत सामने आ रही है कि वक्फ का मामला मुसलमानों से मुताल्लिक है, शरीयत का मामला है, मुसलमान ज़मीन को वक्फ करता है दीनी काम के लिए, मजहबी काम के लिए या खैराती काम के लिए। तो ये इससे अगर आपको स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो मुसलमान है, उनसे सवाल करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर जनरल पब्लिक को जो आप इनवाइट कर रहे हैं, तो उसमें मुसलमान भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, जो लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो भी हो सकते हैं। तो ये इससे बदनीयती का इजहार होता है, और हमने यानी चेयरमैन को एक खत लिख के ये बात कही है कि इसको आप सिर्फ मुसलमानों तक सीमित करें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस पार्लियामेंट में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% है, वो मुसलमानों के इश्यूज पर अगर कानून बनाने लगे और फैसला करने लगे, और जैसा कि अभी आपने बताया कि बगैर किसी से मशवरा किए जो है वो बिल ला करके पेश करने लगे, तो इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, ये जो बिल लाया गया है उससे बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है। वो मैसेज ये है कि ये वक्फ की जायदादें पर इंक्रोचमेंट के लिए या कब्जा करने के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। अगर आप तफसील से बिल का जायजा लेंगे तो आपको ये एक एक क्लॉज उसके अंदर जो 44 तरमीमात पेश की गई है और उसके अंदर कई सब सेक्शन भी मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर अगर आप इसका मुताला करेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये बिल लाया ही इस गर्ज से है कि वक्फ की जायदादों के को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल था वो तहफ़्फ़ुज़ कैसे विड्रॉ किए थे। देखिए, 1954 से लेकर 2013 तक वक्फ बिल के अंदर वक्फ में तरमीमात होती रही है, लेकिन वो जितनी तरमीमात हुई है वो वक्फ के एक्ट को मजबूत बनाने के लिए, वक्फ की जायदादों को महफूज करने के लिए, वक्फ बोर्ड के और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के इख्तियारात को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो बिल लाया गया है इसमें वो तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हासिल थे या जो इख्तियारात हासिल थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यानी पहली बात तो ये कि इसमें वाकिफ़ जो था, वाकिफ़ के लिए ये शर्त लगा दी गई कि वाकिफ़ कोई आदमी वक्फ करना चाहे वो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए, ये जो शर्त है ये शर्त अजीब-ओ-गरीब है, जो शरीयत नहीं लगाती, जो मुल्क का कानून नहीं लगाता है, और इसका फैसला कौन करेगा कौन आदमी 5 साल से प्रैक्टिस मुसलमान है या नहीं। दूसरा, कानून में एक तब्दीली ये की गई है कि अब पहले गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता था, अब गैर मुस्लिमों को खत्म कर दिया गया।
तीसरी एक बहुत बड़ी तरमीम इसमें ये की गई है, तजवीज़ ये की गई है कि पहले ये था कि वक्फ बाय यूज़र का एक क्लॉज उसमें था कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, मस्जिद कैसे इस्तेमाल हो रही है, कब्रिस्तान कैसे इस्तेमाल हो रही है, या दरगाह कैसे इस्तेमाल हो रही है, तो वो इस्तेमाल की वजह से वो वक्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन अब ये वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया गया है, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से चल जाएगी, चाहे वो कितनी ही सालों से, सैकड़ों सालों से ही क्यों ना वो इस्तेमाल में हो बहत मस्जिद में। तो ये भी इसके अंदर एक चीज़ रखी गई है। तीसरी बात उसमें यह रखी गई है कि वक्फ एक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो वक्फ बोर्ड यानी वक्फ की जायदादों को रेगुलेट करने के लिए वक्फ का एक्ट लाया जाता है और उसका इख्तियार जो है वक्फ बोर्ड को दिया गया। वक्फ बोर्ड में अगर आप पहला देखेंगे वक्फ बोर्ड का जो कानून हमारा है, इस वक्त जो कानून राइज है, उसमें गैर मुस्लिम चेयरमैन हो सकता है, लेकिन बाकी पूरे वक्फ बोर्ड के अंदर चाहे वो यानी मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर असेंबली हो, चाहे वो हुकूमत के जिम्मेदार हो, चाहे वो सीए हो, उन सब के लिए लाजमी था कि वो मुसलमान होना चाहिए। अब ये मुसलमान की शर्त खत्म कर दी गई और इसमें ये लाया गया है कि 2 लोग तो लाजमन गैर मुस्लिम होंगे इसके अंदर, बाकी लोग भी हो सकते हैं। यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 11 तक गैर मुस्लिम हो सकते हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर 7 तक गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो ये आप देखिए कि ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि इस वक्त में हमारे मुल्क में हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर और उनके बहुत सारे जो मठ हैं, उनके लिए ये शर्त है लाजमी कि वो हिंदू ही होना चाहिए और पर्टिकुलर सेक्ट या पर्टिकुलर कास्ट का होना चाहिए। इसी तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी सिख होना लाजमी है। तो यहाँ वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को लाया जा रहा है, जाहिर है कि रास्ता साफ करके अपने लोगों को यानी आरएसएस के लोगों को दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। इसी साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, इस कानून के अंदर यानी जो मौजूदा वक्फ एक्ट है उसके अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाए तो वो प्रॉपर्टी के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल में जाते हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल यानी वक्फ बोर्ड बनाता है। अब वक्फ ट्राइब्यूनल का इख्तियार जो है वो कलेक्टर को दे दिया गया, डीएम को कलेक्टर को दे दिया गया कि वो ये तय करेगा कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाए तो वो पटवारी से मालूम करेगा और उसके बाद वो फैसला करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं। फिर एक खास बात इसके अंदर ये लाई गई, गवर्नमेंट और के लिए एक पूरा क्लॉज उसमें क्रिएट किया गया। गवर्नमेंट क्या है, जिसमें पंचायतें भी हैं, जिसमें सूबाई गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और उनके जितने भी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं सब। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के इस्तेमाल में है तो ये फैसला भी कलेक्टर करेगा कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी या वक्फ की प्रॉपर्टी। अगर उसने ये फैसला कर दिया कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी तो फिर स्टेट गवर्नमेंट यानी वक्फ बोर्ड से कहेगी कि आप अपने यहाँ से उसका इंदराज खत्म कर दीजिए, यानी आप अपनी फेरिस्त से उसको खारिज कर दीजिए और अब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप सोचिए कि अगर कलेक्टर को ये फैसला करना है तो कलेक्टर किसके हक में फैसला करेगा? वक्त के अंदर फैसला नहीं करेगा, वो तो हुकूमत के हक में फैसला करेगा। तो ये भी इसके अंदर लाया गया। तीसरी बात ये है इसके अंदर कि पहले सर्वे कमिश्नर अपॉइंट होता था जो वक्फ बोर्ड करता था और वक्फ सर्वे कमिश्नर की जिम्मेदारी ये होती थी कि वो हर 10 साल में सर्वे हो वक्फ की प्रॉपर्टीज का। सर्वे कमिश्नर के उसको यानी वक्फ बोर्ड के अख्तियार को हटा दिया गया। अब ये कलेक्टर तय करेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे हो या ना हो, और अगर हो तो फिर वो तय करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर इसमें एक बात और लाई गई है कि पहले ये होता था कि किसी का डिस्प्यूट है या किसी का दावा है कि मेरी प्रॉपर्टी है तो उसको 1 साल के अंदर ट्राइब्यूनल में आना होता था। 1 साल के बाद वो आएगा तो वो उसका दावा खारिज हो जाएगा। लेकिन अब इसको इस मियाद को बढ़ा दिया गया कि वो बाद में भी आ सकता है, कभी भी दावा कर सकता है। तो इस तरह से ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसे यानी वक्फ के हाथ से निकाला जाए और इंक्रोचमेंट के लिए और हुकूमत के इंक्रोचमेंट के लिए कैसे उसके वो बनाए जाए, ये पूरी कार्रवाई इसी के लिए की गई है। तो देखिए हमारा मुतालबा तो बहुत सिंपल सा मुतालबा है कि ये जो वक्फ बिल लाया गया है, ये बिल वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए इसको मुस्तरद किया जाना चाहिए। मुस्लिम फैसला बोर्ड ने भी यही बात कही है, तमाम मुस्लिम तंजीमें यही बात कह रहे हैं और जितने मुसलमानों तक से लोग जाके नुमाइंदगी कर रहे हैं जेपीसी के अंदर, वो सब यही बात कह रहे हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वक्फ को मजबूत करने के लिए। फिर ये कि वक्फ एक्ट जो था 1995 का, जिसमें फाइनल जो तरमीम हुई है वो 2013 में हुई है, वो सच्चर कमेटी की सिफारिशात को सामने रखकर हुई थी। इसमें सरकार ये कह रही है कि हमने खवातीन के लिए रिजर्वेशन किया। खवातीन के लिए पहले से रिजर्वेशन मौजूद है,
सच्चर कमेटी की सिफारिश थी और 2013 के अंदर खवातीन के लिए, 2 खवातीन के लिए लाजमी कर दिया गया कि 2 खवातीन होंगी और खवातीन के लिए जी 2 लेडीज के लिए। तो अब लेडीज महिलाएं उसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से ये इसमें एक नई, यानी देखिए ये सरकार जो है ये मुसलमानों के दरमियान कैसे तोड़फोड़ मचाई जाए, कैसे लोगों को अपने करीब किया जाए, वो एक तो ये दावा कर रही है कि हमने खवातीन के रिजर्वेशन कर दिया, उसके बाद ये दावा कर रही है कि हमने पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन कर दिया। हालांकि पहले भी पसमानदा तबकात पे कोई पाबंदी नहीं थी, पसमानदा तबकात भी उसके अंदर मेंबर हो सकते थे और कई जगह मेंबर हैं। इसी तरह इन्होंने ये कहा कि हमने शिया हजरात के लिए भी और बोहरा के लिए भी और आगा खानियों के लिए भी इसमें गुंजाइश पैदा की है, जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि बोहरा हजरात के लिए और आगा खानियों के लिए हम अलग से वक्फ बोर्ड कायम करेंगे। तो ये अजीब व गरीब किस्म का चूचू का मुरब्बा है जो वक्फ का बिल लाया गया है, और ये वक्फ को मजबूत करने के लिए नहीं, वक्फ को कमजोर करने के लिए लाया गया। ये जो आपने अभी बात कही कि एक तरफ तो आप जो है वो हिंदू को मना कर रहे हैं कि तुम जो है वो वक्फ में अपनी चीज डोनेट मत करो जो पहले होता था, और दूसरे ये कि अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो एक्सक्लूसिव मुसलमानों का डोनेशन होगा उसको मैनेज करने के लिए हिंदुओं को शामिल करो जो पहले नहीं होता था। सही। तो ये जो है कि उनको क्या लगता है कि अगर हिंदू उसमें शामिल हो जाएंगे तो उनको, जिस तरह से कि अयोध्या में उन्होंने किया कि जमीनों को 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच दी और इस तरह के जो है वो बड़े बड़े घपले कर दिए, तो उसमें आसानी होगी, या क्या इसका पर्पज है? या अंबानी ने जो वक्फ बोर्ड की जगह पर अपना एक इतना बड़ा आलीशान महल बनाया हुआ है उसके हक में फैसला कराने में जो है वो अंबानी को और ये हम दो और हमारे दो की सरकार के लिए आसानियां होंगी, क्या होगा? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊँ मैं कि पिछला वक्त यानी जो हमारा मौजूदा वक्त का कानून है उसके अंदर तकर्रियाँ जो होती हैं या इलेक्शन जो होता है वो वक्फ बोर्ड करता है। अब जो उल्टा कर दिया गया है, अब सरकार नॉमिनेट करेगी, वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर भी नॉमिनेट करेंगी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर भी सरकार नॉमिनेट करेगी, और सरकार नॉमिनेट करते वक्त ये देखेगी कि भाई अगर वो कहाँ से आते हैं वक्फ बोर्ड में लोग, एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ असेंबली होते हैं, आपके जो बार काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं। इनके लिए शर्त ये थी कि सब मुसलमान होते, अब ये शर्त हटा दी। ये गैर मुस्लिम भी हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गैर मुस्लिम भी मेंबर ऑफ असेंबली हो सकता है, बार काउंसिल का आदमी मेंबर ऑफ असेंबली। इसी तरह सीईओ के लिए शर्त ये थी कि मुसलमान होना चाहिए और ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोजीशन का होना चाहिए। अब ये तमाम शर्तें हटा दी गई, सरकार अपॉइंट करेगी। अब सरकार अपॉइंट करेगी अगर, तो किस किस्म के लोगों को लाएगी? आप सोच सकते हैं, सरकार अगर ये मौजूदा सरकार होगी तो ये ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को लाएंगी, ऐसे लोगों को लाएंगी जो उनके मतलब के लोग होंगे और जो जिनसे जो चाहेंगे, यानी बोर्ड के अंदर भी अपने मतलब के लोग खड़े किए जाएंगे। यानी जैसे ये लेटरल एंट्री का इन्होंने ऐड दिया और उसको वापस लिया, तो अब यहाँ पर कानूनी तौर से लेटरल एंट्री के लिए जो है वो रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। तो मैंने कहने का मकसद ये है कि देखिए, वक्फ का कानून जो है उसके लिए लाजमी शर्त ये थी कि वो शरीयत को जानकार हो, वक्फ से वाकिफ हो, वक्फ क्या चीज़ होती है, वक्फ को कैसे मैनेज किया जाता है, शरीयत ने उसके लिए क्या ज़वाब बनाए हैं। अब जो आदमी आएगा जो शरीयत से वाकिफ नहीं है, बल्कि उसको ईमान ही नहीं शरीयत के ऊपर में, वो क्या करेगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल यह है कि पहले जब ये वक्फ का जो है वो बिल पेश किया गया तो उस वक्त की सरकार के 2 समर्थक थे, एक तो जेडीयू और दूसरे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी। लेकिन नहीं, एक जेडीयू समर्थन कर रही थी और टीडीपी ने ये कहा कि इसको जेपीसी में भेज दिया जाए। लेकिन अब हम ये सुन रहे हैं कि जेडीयू ने भी जो है वो इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, वो इसका समर्थन नहीं कर रही है। पूरी अपोजिशन इस सिलसिले में एक मत है कि जो है वो ये कानून सही नहीं है, ये बिल सही नहीं है। तो ऐसे में जबकि सरकार के दोनों समर्थक इसके विरोध में हैं और पूरी अपोजिशन इसके विरोध में है, तो ये बिल अगर दोबारा पार्लियामेंट में आएगा तो उसका क्या असर होगा? देखिए, पहली कोशिश तो हमारी ये है कि जेपीसी के अंदर ही ये मंजूर ना हो, यानी यूनानिमसली मंजूर ना हो, और ये इसका इम्कान है इसलिए कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो मना कर रही है सपोर्ट करने से। इसी तरह जेडीयू के लोग ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे लोगों को भी हमारा इंस्ट्रक्शन ये है कि वो इस बिल को के खिलाफ बात करें, और इस तरह चंद्रबाबू नायडू ने कहा है। तो इस बात का इम्कान है
कि जेपीसी के अंदर भी एक मत से कोई फैसला नहीं होगा। इस बात का जाहिर है कि अंदेशा इसलिए भी है कि वहाँ बीजेपी की अक्सरियत है, तो वो हो सकता है कि वहाँ से जेपीसी से जैसे तैसे वो कुछ कम करके, कुछ इजाफा करके उसको मंजूर करवा ले। लेकिन जब पार्लियामेंट में आएगा तो पार्लियामेंट में ये बिल मंजूर नहीं हो सकता उस वक्त तक के जब तक कि जेडीयू और आपके चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान और जयंत चौधरी ये लोग इनको मुकम्मल सपोर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मंजूर नहीं हो सकता। हमारी कोशिश ये है कि हमने जेडीयू के लोगों से मुलाकात की है, हमने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है, हम जयंत चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं, हम पासवान से मुलाकात कर रहे हैं, और हमारी कोशिश उनसे यही है कि भाई आप ये बिल मंजूर न करवाएं, इसको मुस्तरद करवाएं। दो ही रास्ते सरकार सामने है, या तो बिल वापस ले या इसको ठंडे बस्ते में डाल दें। इसके अलावा और फेस सेविंग के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इससे ये पार्लियामेंट पेश हो और ये शिकस्त खाए, इससे बेहतर ये कि ये सर्द खाने में चला जाए या इसको वापस ले जाए। सब आखिरी सवाल एक राजनीतिक सवाल है, वो ये कि ये सरकार को परेशानी क्या है। ये हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक काम ऐसा करती है कि जिसमें इसको कदम आगे बढ़ा के पीछे हटना पड़ता है। वक्त के बारे में इसने उसको जेपीसी में भेज दिया, जबकि इनकी ये ट्रेडिशन नहीं थी, 10 सालों में रेयरली ऐसा हुआ। उसके बाद में भी जो है वो बजट के सिलसिले में इन्होंने वो जो प्रॉपर्टी का मामला था, जो टैक्स लगाया था, जो वो इंडेक्सेशन था ख़त्म किया गया था, उसको वापस किया। फिर लेटरल एंट्री का मामला, उसको वापस लिया। तो एक के बाद एक हम ये देखते हैं कि ये सरकार जो है वो एक फैसला करती है और फिर उसको जो है वो रुस्वा होके उसको वापस ले लेती है और यू टर्न कर देती है। इवन इसके बारे में भी जो आया है, जो पेंशन के बारे में जो इन्होंने पेंशन की स्कीम बनाई है, उसको भी लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार का यू टर्न है। तो आखिर ये क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करा रहे हैं? देखिए, ये सरकार को ये अंदाजा है कि शायद इस बार के बाद वो दोबारा पावर में नहीं आएंगे, तो वो इसके बावजूद भी कि वो बैसाखियों पे सवार है, वो ये कोशिश कर रही है कि वो बहुत सारे इक़दाम कर डाले इस बार। एक मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसने आरएसएस के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई थी उसको हटा दिया, उस पर कोई मुखालिफत नहीं हुई, यानी अपोजिशन पार्टी ने जो भी किया होगा, लेकिन बाकी उनकी अलाइज ने कोई मुखालिफत नहीं की। तो अब सरकारी मुलाजमी जो है वो आरएसएस में रह सकता है और आरएसएस में रहकर आरएसएस के नजरियात की तजवीज कर सकता है। दूसरी बात यह है कि वक्फ के सिलसिले में अगर आप इसको इस पहलू से भी देखने की कोशिश करें कि जो बिल जब पेश किया गया तो गोदी मीडिया किस किस्म का नैरेटिव बना रहा है। ये नैरेटिव बना रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी लगातार बढ़ रही है। रेलवे और मिलिट्री के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता है वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, लेकिन बड़ी तेजी के साथ में ये फैलाई जा रही है। हिंदुओं को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ की संपत्ति जो है वो आपकी संपत्ति है, जबरदस्ती वक्फ में ले लिया इन लोगों ने। हालांकि वक्फ की प्रॉपर्टी ये मुसलमानों की ज़ाती प्रॉपर्टी होती है जो वक्फ करते हैं, उससे इंडोमेंट बनाते हैं, वक्फ के लिए देते हैं और वक्फ करते हैं, यानी वक्फ को देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि ये बेसिकली ये एक तीर से कई शिकार खेलने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश ये है कि जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, मध्य आपके कश्मीर में और आपके हरियाणा में, या इसके बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें ये कोशिश करेंगे कि देखिए हम तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी छीनना चाहते थे, लेना चाहते थे वापस, जो बढ़ रही है संपत्ति, और वो हमारे पास चूंकि संख्या नहीं है इसलिए ये चीज़ रुक गई है। तो ये पब्लिक को ये मैसेज कम्युनिकेट करना है कि हम तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनना चाहते हैं और हमारे रास्ते में बाधा डाल रहे हैं ये अपोजिशन पार्टियां और ये दूसरे लोग। लेकिन अगर हमारे पास संख्या होती तो शायद हम ये काम कर लेते। लेकिन जब संख्या थी 10 साल तो काहे नहीं लिया? तो देखिए, असल में हर काम करते वक्त में अगली कुछ आगे के लिए रखा जाता है ताकि आगे भी हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट हासिल कर सकें। लेकिन बहरहाल अब ये सरकार के दिन भर गए हैं। अगर ये सरकार महाराष्ट्र में, हरियाणा में और बाकी जगह बिहार जाती है, उसके बाद बहरहाल ये 5 साल कंप्लीट करेगी, ये कहना मुश्किल है। इसी वजह से ये बहुत तेज रफ्तारी के साथ में एक के बाद दूसरे चीज़ें ला रही हैं, कुछ पास हो जाएंगी, कुछ नहीं होगी। बस डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और ये वक्फ के सिलसिले में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।